Hello students of class 8. This is the first chapter of history. Tribals, Bhikkhus and the vision of a golden age. फॉरेस्ट में रहने वाली जो ट्राइबल्स थी, जनजातियां थी, उनके बारे में यहाँ हम स्टडी करेंगे कि उन्होंने कैसे रिवेल किया। तो सबसे पहले हम छोटा नागपुर मतलब बिहार का लेते हैं। 1895 में बिरसा नाम का एक आदिवासी हुआ। उसे देखा गया कि वो फॉरेस्ट में और विलेजेस में घूम घूम कर कुछ जो है वो लोगों को बता रहा था। लोग उसे एज ए गॉड ट्रीट करते थे। बिरसा खुद भी कहता था कि ईश्वर ने उसे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए भेजा। ठीक है, मतलब कि एज ए सेंट, एक साधु के रूप में, बहुत बड़े साधु के रूप में, महात्मा के रूप में बिरसा को लोग मानने लगे थे। और बिरसा कहता था कि ये जो दिकू हैं, दिकू किनको कहा जाता था? आउटसाइडर्स को, जो बाहर के लोग थे उनको दिकू कहा जाता था। तो कहता था कि इनकी स्लेवरी से सबको मतलब छुटकारा दिलाने के लिए कि गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है, ईश्वर ने मुझे इन दिकू मतलब बाहरी लोगों की स्लेवरी से इन आदिवासियों को मुक्त करने के लिए इस गॉड ने हमको अपॉइंट किया है और मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब थोड़ा सा बिरसा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा का जन्म जो है, कौन था बिरसा ये जानते हैं। बिरसा का जन्म मुंडा में हुआ था, मुंडा परिवार। ये जो है एक ट्राइब, मुंडा कौन था? छोटा नागपुर में रहने वाली एक ट्राइबल ग्रुप्स था मुंडा। ठीक है, लेकिन उसके फॉलोअर्स, मुंडा को मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुंडा ग्रुप से ही उसको रेस्पेक्ट देता था, उसको एज ए गॉड ट्रीट करता था, बल्कि दूसरी जो ट्राइबल्स थी, संथाल, ठीक है, दूसरी ट्राइबल्स थी जैसे संथाल और ओरांव, ये भी उसके मतलब फॉलोअर्स थे। इनमें जो भी थे सब जो है ब्रिटिश रूल से किसी न किसी तरह से नाखुश थे, अनहैप्पी थे। ठीक है, उनका जो लाइफ को जीने का जो तरीका था, उसको ये ब्रिटिश जो है वो प्रभावित कर रहे थे, उस पर इफेक्ट डाल रहे थे। और उन लोगों को ऐसा लगता था, मतलब इन जो ट्राइबल्स ग्रुप थे, आदिवासी जो जातियां थी, समुदाय था, इनको लगता था कि इनका जो रिलीजन है, जो धर्म है और उनकी जो परंपराएं हैं, जीवन के जो लिवलीहुड्स, ठीक है, जीवन के जो साधन है, उसको ये ब्रिटिश या आउटसाइडर्स प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अब इस समस्या को, जैसे वो तो पढ़े लिखे होते थे नहीं, ट्राइबल्स थे तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए बिरसा मुंडा सामने आया। अपने आदिवासी, अपने ट्राइबल्स ग्रुप की प्रॉब्लम्स को
सॉल्व करने के लिए बिरसा मुंडा सामने आया। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम्स क्या थी आउटसाइडर्स। नंबर 1 स्लेवरी। ये जो आउटसाइडर्स थे इन ट्राइबल्स से, इन आदिवासियों से अपना काम करवाते थे, ठीक है, एज ए स्लेव रखते थे उनको। दूसरी बात, उनके जो रिलीजन्स थे उसमें इंटरफियर करते थे। उनकी जो फॉरेस्ट जहां वो रहते थे उन फॉरेस्ट में भी ये इंटरफियर करने लगे, ठीक है। यह चीज इन ट्राइबल्स को पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट को गॉड गिफ्टेड मानते थे और उस पर अपना जो है अधिकार समझते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिरसा मुंडा सामने आया। तो देखिए, who were outsiders being referred to as Diku, and how did they enslave people of the region? What was happening to the tribal people under British? How did their lives change? These are some of the questions we will read. तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब अधिकतर जो ट्राइब्स थे, ठीक है, जो जंगलों में रहने वाले, ये जो रहने वाले लोग थे, उनके कस्टम्स और रिचुअल्स जो है वो जो ये जो रिलीजन था, ब्राह्मणवादी जो धर्म था, ब्राह्मण्स, इनसे कुछ अलग थे, ठीक है। और जैसे इधर डिवीजन होता है एक सिविलाइज सोसाइटी में, वैसे उनमें भी डिवीजन था, कास्ट सोसाइटी में डिवीजन था। All those who belonged to same tribe thought themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference within tribes. तो जैसे इस समाज में, हमारे समाज में तमाम वैरायटीज हैं रिचुअल्स की, कस्टम्स की, वैसे ट्राइबल सोसाइटी में भी डिफरेंट था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उनके रिलीजन, उनके कस्टम सबके एक ही थे, सबके अलग अलग थे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? ट्राइबल ग्रुप्स रहते कहते थे, मतलब ये लाइफ अपनी कैसे सरवाइव करते थे। By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in variety of activities. देखिए कैसे रहते थे। उनमें से कुछ जो है झूम कल्टिवेटर्स। झूम कल्टिवेशन क्या होता है? झूम कल्टिवेशन में एक बार जैसे कहीं खेती, कुछ जंगल हो, जैसे फॉरेस्ट है, उसको वहां की लकड़ी वगैरह जला दिए, वहां पर मतलब पूरी ऐश हो गई, राख हो गई, उस पर सीड्स को मतलब स्प्रेड करके, छिड़क करके और थोड़ा हल्की फुल्की गुड़ाई वगैरह कर देते थे, नहीं तो वैसे ही वो ग्रो हो जाती थी। इसी को, और फिर जैसे ही वो फसल को काट लिए, फसल राइप हो गई, उस जगह को छोड़ करके फिर अदर प्लेस पे वो खेती करते। इसी को जूमिंग खेती कहते थे, जो मतलब कि परमानेंटली एक जगह पर वो नहीं रहते थे, बदलते रहते थे। देखिए इसके बारे में फिर आगे देखते हैं। Some of them practice जूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। जूम कल्टीवेशन को एक प्रकार का क्या था? जूम कल्टीवेशन एक तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, ठीक है। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेट, मतलब ले जाना, ठीक है ना। मतलब आज यहां पर खेत किए, कल वहां पर करेंगे। एक सीजन यहां फसल काट लिए तो दूसरे सीजन में हम दूसरी जगह पर दूसरी खेती करेंगे। और ये जो मतलब कल्टीवेशन होता था, एक छोटी सी जमीन पर होता था, बहुत बड़ा प्लॉट नहीं होता था। डन ऑन स्मॉल पैचेज, डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, ठीक है। जमीन के वो एक छोटे से टुकड़े पर एक कल्टीवेशन होता था। और इसके लिए चूंकि ये फॉरेस्ट में खेती होती थी, तो ये ट्राइबल्स क्या करते थे, जो
पेड़ों का जो अपर पार्ट होता था, ट्री टॉप्स, उसको काट देते थे। ठीक है, क्यों काटते थे? कि जिससे सन रेज, सूर्य की रोशनी जो है उनकी क्रॉप्स को मिल सके। ठीक है, जो क्रॉप्स उन्होंने मतलब शो की है, बोया है, उसको सनलाइट मिल सके, इसलिए ट्रीज का जो ट्री टॉप्स होता था, अपर पार्ट होता था, उसको ये लोग काट देते। ठीक है, अब ये काटने के बाद वहां पर आग वगैरह लगा देते थे, राख हो जाती थी। तो राख बनने से वहां पर पोटास जो होता था, पोटास की ये क्या है, पोटास क्या है, ये फर्टिलाइजर है। तो पोटास जो है पर्याप्त मात्रा में हो जाते थे, जमीन जो है फर्टिलाइज होती थी, फर्टाइल, तो खेती बहुत बढ़िया होती थी। ठीक है, अब वो क्या करते थे कि एक्स से जो है पेड़ों को काट देते थे, वो से जो है सॉइल को स्क्रैच करते, थोड़ा थोड़ा खुरच देते थे। ठीक है, और फिर उस पर कुछ स्कैटर्ड सीड्स, उस पर बीज जो है छींट देते थे और वो ग्रो हो जाती थी। अब जब वो हार्वेस्टेड होती थी, जब उसको कट जाती थी फसल, तो उसको छोड़ देते थे, दूसरी जगह खेती करते थे, और कई सालों तक, ठीक है, बहुत सालों तक वहां पर फिर कल्टीवेशन नहीं होती थी। Shifting cultivators were found in hilly and forested tracts of northeast and central. Shifting cultivators were found in hilly and forested tracts of northeast and central India. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आप समझ रहे हैं ना, ये जो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इधर वाला इलाका है, इसी को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां पर होती थी या तो सेंट्रल इंडिया में होती। ठीक है, मतलब एमपी वगैरह में। और ये जो है आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर फॉरेस्ट में जो है मूवमेंट किया करते थे, और जहां होता था वहां पर क्रॉप्स ग्रो कर लेते थे। और ठीक है, दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, तो इस ढंग से खेती करते रहते थे, चलते रहते थे, जंगलों में घूमते रहते थे। ठीक है, तो ऐसे वो खेती करते थे, अपनी लाइफ को सरवाइव करते। सम आर हंटर गेदरर्स, ये तो हो गए कल्टीवेशन वाले, जो एक ट्राइबल्स ग्रुप जो था वो कल्टीवेशन करता था। उसी में कुछ लोग जो है वो हंटर गेदरर्स थे, मतलब एनिमल्स को हंट करते थे, जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको इकट्ठा करते थे, इस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे। देखिए, इन मेनी रीजन ट्राइबल्स ग्रुप लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, फॉरेस्ट उनके लिए अपने मतलब उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फॉरेस्ट बहुत ही मस्ट था। ये ट्राइबल्स ग्रुप फॉरेस्ट को अपनी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। इसी तरह की खोंड एक यहाँ है, खोंड एक ट्राइबल सोसाइटी है जो उड़ीसा के फॉरेस्ट में पाई जाती थी। वो इसी तरह की एक मतलब सोसाइटी थी, ट्राइबल्स ग्रुप था, जो हंटिंग और गैदरिंग पर अपनी लाइफ को डिपेंड करता। वो उनका काम ही था कि पर डे वो निकल जाते थे अपना मतलब शिकार के लिए, और जो फल और सब्जियां होती थी वो मतलब फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके घर में लाते थे। ठीक, और महुआ, देखो साल और महुआ के सीड्स से वो लोग एक मतलब तेल, ऑयल निकालते थे, जो उनके खाना वाना बनाने में काम आता था। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं।
और इसके साथ साथ कुछ प्लांट फॉरेस्ट में ऐसे थे जो मेडिसिनल पर्पज के थे, ठीक है। दे यूज्ड मेनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। अब इनको कलेक्ट करके जो मेडिसिनल पर्पज की चीज हर्ब और श्रब्स होते थे, इनको कलेक्ट करके ये सेल कर देते थे। सेल करके जो मिलता था उसके बदले अपने काम की चीजें मतलब ले लेते थे, ठीक है। जैसे कुसुम और पलाश के फूल जो हैं वो कपड़ों की रंगाई के काम आते थे, तो इनको इनके फ्लावर्स को इकट्ठा करके उसको सेल कर देते थे, या तो उसके बदले कोई सामान ले लेते थे, ठीक है। इस तरह मतलब पूरी फॉरेस्ट पर ही इनकी लाइफ डिपेंड थी ट्राइबल्स की। अब कह रहा है कि ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, ठीक है, ये राइस और दूसरे ग्रेन्स की वो कहां से पाते थे? रहते तो ये फॉरेस्ट में, तो चावल हुआ, गेहूं हुआ, ये सब इनको कहां से मिलता? ये मिलता इनको ऐसे था कि जो फॉरेस्ट की चीजें ये लेते थे, मतलब कलेक्ट करते थे, इनको जब जिसको देते थे वो उसके बदले इनको व्हीट और राइस दे देता था, मतलब ग्रेन्स दे देता था। ग्रेन्स से ही लेन देन इनका होता था, ठीक है। इस तरह से इनको खाने के लिए ये राइस है, व्हीट है, मतलब जो भी चीज होती थी वो मिल जाती थी, ठीक है। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान के बदले सामान का लेना देना होता। At other times they bought goods with the small amount of earning they had, और थोड़ा बहुत जो पैसा कमाते थे उससे भी कुछ चीजें खरीद लेते थे। Some of them did odd jobs in village, carrying loads, building roads, while others labored in the field of peasants and farmers when supplies of forest produce। देखिए दे रहा है कि ये तो काम करते थे, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो गांव में जाके किसानों के यहाँ काम कर लेते थे। रोड बन रही है उसमें लेबर का काम कर लेते थे, किसी का घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसमें जाके लेबर के रूप में काम कर लेते थे। इस तरह से उनकी अर्निंग हो जाया करती थी, ठीक है। लेकिन ये और जॉब्स थे, उनकी जो कस्टम थी, उनकी जो परंपरा थी, उससे हट करके ये लोग काम करते थे, ठीक। जब सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस रही, जब ये फॉरेस्ट पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और फॉरेस्ट की सप्लाई नहीं रही, तो अब इनको काम की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता। बट मेनी ऑफ देम लाइक बेगार्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वेयर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। द बेगार्स saw themselves as the people of forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a Baiga to become a laborer. जो बैगा जनजात थी, ठीक है, बैगा पहली बात कहाँ पाए जाते थे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बैगा पाए जाते थे सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो बैगा किसी की मजदूरी करना पसंद नहीं करते थे, वो अपने को जंगल का राजा मानते थे और किसी की मजदूरी करनी है उनको बर्दाश्त नहीं था, ठीक। तो जब ये फॉरेस्ट पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और इनकी जो एक्टिविटीज थी उसको बाउंड करने लगे, कंट्रोल करने लगे, तो इन लोगों को काफी दिक्कत होने लगी, क्योंकि किसी का काम इनको करना अच्छा नहीं लगता था, ये किसी का काम करें। Tribal group often needed to buy and sell in order to be able to get goods that were not produced within locality. This led to their dependence on traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Moneylender, हाँ, ये जो ट्राइबल्स ग्रुप था, जो मान लीजिए वहां पर नहीं, मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उन चीजों को खरीदने बेचने के लिए
ये लोग किस पर, ट्रेडर्स पर डिपेंड करते थे, मतलब जो कहीं से सामान ला करके दे, ठीक है, उन पर ही डिपेंड करते थे। तो इस तरह से खरीदना बेचना शुरू होता था। तो मनी लेंडर्स जो है इनको लोन दे देते, ठीक है, और एक बार जो लोन ले लेता था ट्राइबल्स मतलब जनजाति, उसको कभी भी छुट्टी नहीं उससे मिलती थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता था। दूसरी बात, पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो जो मनी लेंडर्स थे वो उस पर मतलब जो उनका रजिस्टर होता था उस पर क्या लिख रहे हैं उनको क्या पता, तो उस पर भी घटा बढ़ा देते थे। Adding to what they earned, but the interest charged on loans was usually very high. So far, the tribals market and commerce often mean debt and poverty. ठीक है, तो जब उस चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए ये लोग लोन ले लेते थे, तो लोन में फंस जाते थे। इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि जिसको देना संभव ही नहीं हो पाता था। तो इस तरह से वो गरीबी और कर्ज में बहुत बुरी तरह फंसे, ठीक है। तो जब फंस जाते थे, ये परेशान हो गए, तो इन मनी लेंडर्स को, ट्रेडर्स को, जो कि आउटसाइडर होते थे, जंगलों के लोग नहीं रहते थे, इन्हीं को, इन ट्राइबल्स ने अपनी गरीबी का, अपने दुख का सबसे बड़ा कारण माना। इन लोगों ने आकर के हमारी लाइफ को एकदम बेकार कर दिया है। यहीं से आउटसाइडर्स के प्रति इन लोगों के मन में एक हेट जिसे कहते हैं कि क्रिएट होने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, सम हर्डेड एनिमल्स। अब कुछ जो थे, मेनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव्ड बाय हर्डिंग, कुछ ट्राइबल्स ग्रुप ऐसे थे जो एनिमल्स को रियर करके, जानवरों को पाल करके अपनी लाइफ सर्वाइव करते। इनको क्या कहा जाता था, पैस्टोरलिस्ट। इनको क्या कहा जाता था, पैस्टोरलिस्ट मतलब चरवाहे, ठीक है। ये बहुत बड़ी संख्या में सीप और गोट, ठीक है, ये सब रखते थे और सीजन के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते थे। और उन्हीं के प्रोडक्ट को, जैसे काऊ कोई है, गायों का है, तो उनसे जो बैल होते थे उसको बेच करके और अर्निंग कर लेते थे। सीप है, सीप जो है पाले हैं हजारों हजार के झुंड में, तो उनसे जो ऊल निकलता था, ऊन, ठीक है, वो जो है वुलन क्लॉथ बनाने वालों को दे देते थे, उससे इनके जो है लाइफ चल जाती थी। तो एक जगह ही नहीं रहते थे ये, मतलब जैसे बरसात का सीजन है तो अपर एरिया में चले गए, पहाड़ी इलाकों में, और गर्मी का सीजन है तो लोअर एरिया रीजन में आ गए, ठीक है। इस तरह से ये चेंजिंग होती रहती थी, बहुत दूर दूर तक चले जाते, ठीक है। वन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वेर कैटल हर्डर। ये देखिए, जो कैटल हर्डर्स की एक ग्रुप था, ये ग्रुप कैटल हर्डर्स था। गुज्जर, जो गुज्जर जनजाति थी, कहाँ की, पंजाब की, और लबादी जो थे ये आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। ये कैटल हर्डर्स थे। गद्दी जो है कुल्लू मनाली, गद्दी ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये भेड़ चराते थे, शेफर्ड, शेफर्ड मतलब भेड़ चराने वाले। एंड बकरवाल, कश्मीर का जो बकरवाल जो जात था वो गोट्स पालता था, ठीक है, वो बकरियां चराते थे, इसलिए उनको बकरवाल कहा गया। तो ये जो है ये हर्डिंग थे, मतलब इनकी लाइफ कैसे चलती थी, एक तो कल्टीवेशन करके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूमिंग खेती करके, दूसरा हंटिंग करके और हंटिंग गैदरिंग करके, और तीसरा एनिमल्स को रियर को पाल करके, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट थे। इस इतने तरह के मतलब ट्राइबल्स ग्रुप जो है इंडिया में रहते थे। इनके अलग मतलब ट्राइबल्स ग्रुप तो कई थे, इतने काम करके वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे, ठीक है। नाउ वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इट्स ओके।